जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। गुजरात में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है उसमें राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है और उन्होंने पहली बार खुल के स्वीकार किया है कि जो 1980-90 के दशक में जो कांग्रेस के साथ गलती हुई थी कि ओबीसी जो वोट बैंक है उस पर ध्यान नहीं दिया था और इसके कारण से ओबीसी वोट बैंक उसे छिटक गया और उसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ये सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का और इस वोट बैंक को हासिल करना जरूरी है और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस को इसी ओबीसी वोट बैंक को लेने के लिए काम करना होगा। तो क्या सचमुच में ओबीसी वोट बैंक राहुल के पास या राहुल के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है उसके पास आ जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ओबीसी जो राजनीति है उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे कि ओबीसी राजनीति की जो शुरुआत वैसे 60 से ही शुरू हो गई थी। बहुत सारे नारे लगते थे, बिहार में भी बहुत सारे नेता थे, वो नारे लगाते थे कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और तमाम जातिवादी सब संगठन जोड़ने की बात होती थी। लेकिन 1977 में पहली बार जो है बिहार में जो एक आया सामने उसमें कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी को आरक्षण दिया और उस आरक्षण के साथ साथ ओबीसी को जो आरक्षण दिया था उसके साथ ही फॉरवर्ड क्लास को भी कुछ परसेंट था और बाकी को भी था। तो एक ढंग से वहाँ से उस ओबीसी आरक्षण की बात जो शुरुआत हुई खासतौर पे उत्तरी भारत में वो उस वक्त हुई थी। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण दिया गया था, वहाँ एक पुराना था जो वो चल चुका था पहले। लेकिन यहाँ जो उत्तर भारत में जो मंडल कमीशन आया और जो ओबीसी राजनीति की शुरुआत हुई उस वक्त हुई थी। और मंडल कमीशन जैसा हम आप जानते हैं कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और लगभग 10 साल तक वो रिपोर्ट रही, 11 साल तक वो सरकार के पास पड़ी रही। इंदिरा गांधी 5 साल रही और 5 साल राजीव गांधी भी रहे और उन्होंने उसको लागू नहीं किया। जब लागू होने की बारी आई तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था, जिसके बारे में आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गलती थी, वो हमने छोड़ दिया। हम जो वो गलती की थी जो हम अब ठीक करेंगे तो कांग्रेस के सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन जो ओबीसी राजनीति का जो इतिहास है वो ये कहता है कि जो ओबीसी नहीं है उसको ओबीसी अपना नेता नहीं मानता, उसके साथ नहीं गया है। अगर ऐसा होता कि ओबीसी को आरक्षण देने वाले, ओबीसी की बात करने वाले को ओबीसी अपना नेता मानता तो बीपी सिंह ओबीसी के सबसे बड़े नेता होते, क्योंकि केंद्र की नौकरियों में पूरे देश में जो ओबीसी को आरक्षण था 27% देने का काम वो बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया था और इतना बड़ा फैसला बीपी सिंह का था। लेकिन बीपी सिंह का आप देखेंगे कि 10-15 साल उसके बाद भी उनका राजनीतिक करियर रहा, लेकिन किसी ओबीसी ने उनका साथ उस ढंग से नहीं दिया और ओबीसी ने अपने ओबीसी जाति में से जो आते थे नेता, लालू यादव हो जाएं, मुलायम सिंह यादव हो जाएं, रामकृष्ण हेगड़े हो जाएं, बाकी हर राज्य में अलग अलग आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता ओबीसी के निकले और पूरे देश की जो राजनीति थी वो राजनीति बिल्कुल बदल गई, ओबीसी केंद्रित राजनीति हो गई। और भाजपा जो पिछले 10 साल से 11 साल से सत्ता में है केंद्र में, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ओबीसी चेहरे के रूप में पेश करती है। उनकी जाति ओबीसी से आती है और वो भाजपा भी कहती है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सबसे ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर बीपी सिंह को, जिन्होंने ओबीसी को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण दिया, इतना बड़ा फैसला किया जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी, अगर ओबीसी ने उस बीपी सिंह को अपना नेता नहीं माना तो क्या राहुल गांधी ओबीसी की लड़ाई लड़के, जाति जनगणना की बात करके क्या ओबीसी
का नेता बन पाएंगे, ओबीसी उनको अपना नेता मानेगा, या फिर ओबीसी अपनी जाति में से ही उनके ओबीसी के जो लोग हैं उसी में से किसी को अपना नेता मानेगा। दूसरी एक बात और है कि जो 80 और 90 के दशक की राजनीति थी जिसमें ओबीसी पूरा एक वोट बैंक के रूप में था और इकट्ठे होकर के वोट दिया करता था, ओबीसी की राजनीति मंडल की राजनीति से बोलते थे कि वो चरम पे थी। लेकिन 2000 के बाद देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में देख लें, आप बिहार में देख लें, तो ओबीसी में जो बड़ी जातियां हैं उससे अलग जो छोटी छोटी जातियां जो ओबीसी की हैं वो उनके अपने नेता उभर आए हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो भी आगे बढ़ी हैं और वो भी अब सत्ता में उसी ढंग से भागीदारी चाह रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार में नीतीश कुमार ने जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास करके एक अलग वर्ग निकाला और उनकी राजनीति करने लगे। अभी जो जातीय सर्वेक्षण का हुआ था नीतीश और तेजस्वी यादव की जब सरकार थी तब, तो उसमें 36% पॉपुलेशन ईबीसी का आया था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का आया था। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो है वो अलग से एक वर्ग खड़ा हुआ है जो अपनी चीज़ों को, अपना जो है सत्ता में भागीदारी चाहता है, वो एक अलग आ रहा है। वो पूरा का पूरा ओबीसी में नहीं है और उसमें कई जातियां हैं, जो उस जातियों के अलग अलग नेता हैं जो हर जगह आप देखेंगे, बिहार में भी जैसे और उत्तर प्रदेश में भी। जो 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सफलता है उसके बारे में सभी जानते हैं कि जो छोटी छोटी जातियां जो थी, जो पूरे ओबीसी अम्ब्रेला में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी, अमित शाह ने उन सब नेताओं को छोटे छोटे जो 2 जिले में, 1 जिले में 3 विधानसभा सीटों पे, 5 विधानसभा सीटों पे जो अपना प्रभाव रखते थे उन सबको जोड़ा, एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया और उसके बाद जो सफलता की कहानी है वो आप जानते हैं। ओबीसी को जो एकजुट करने का जो तरीका है जो अभी तक जो आया है वो यही तभी आता है जब वो उसके लगे कि आरक्षण पे खतरा है और तब वो किसी पे सरकार जो आरक्षण, जिसे आरक्षण पे खतरा होता है उसके खिलाफ जाती है। 2015 में हमने देखा कि जब मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि आरक्षण पे हमें पुनर्विचार देखना, सोचना चाहिए, तो उसके बाद 2015 का जो बिहार का चुनाव था उसमें नीतीश और लालू यादव की जो हैं वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गए और भाजपा जो है लगभग 50 सीटों पर सिमट के रह गई थी। और 2024 के इलेक्शन में जब संविधान बचाने की बात उठी और हुआ कि आरक्षण, बीजेपी को अगर 400 सीटें आ गई तो ये आरक्षण खत्म कर देगी, उसका हमें कई जगहों पे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला कि जो ओबीसी और दलित जातियां जो थी, जो धीरे धीरे भाजपा को वोट दे रही थी, छोटी जातियां भी, वो छिटक करके फिर वो दूसरी तरफ गई। तो सिर्फ ओबीसी को आरक्षण देने से ही, ओबीसी की जाति जनगणना करवा के आरक्षण को 50% की सीमा के पार पहुंचा के 60, 65, 70% कर देने से ही ओबीसी कांग्रेस जुड़ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि इतिहास अगर ऐसा होता तो बीपी सिंह ओबीसी के सबसे बड़े नेता होते। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।